Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Advent of Europeans in India. हमने डच किया था लास्ट लेक्चर में, आज हम शुरू करने वाले हैं विद इंग्लिश। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश एक्चुअली इंडिया क्यों आए। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो फ्रांसिस ड्रेक थे, उनका वॉयज अराउंड द वर्ल्ड 1580 में हुआ, राइट। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश है, उनकी विक्ट्री ओवर स्पैनिश आर्मडा इन 1588, ये दो सिचुएशंस के बाद एक्चुअली क्या होता है, एक सेंस ऑफ एंटरप्राइज ब्रिटिश में जनरेट होता है, ठीक है, जिस वजह से एनकरेज किया जाता है सेलर्स को टू वेंचर आउट टू द ईस्ट। ठीक है, ये दो कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तो सेलर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो वेंचर करे टू ईस्ट, क्योंकि अभी एंटरप्राइज सेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा कि एक और थर्ड फैक्टर है कि जो पोर्चुगीज के जो प्रॉफिट की स्टोरीज हैं ईस्ट से, वो पता चल रही थी रेस्ट ऑफ द यूरोप को, और इंग्लिश को भी जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका एक शेयर चाहिए था इस प्रॉफिट का, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, अब हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बैकग्राउंड आज समझ गए, प्रॉफिट्स का पता चलता है, एंटरप्राइज की एक सेंस डेवलप हो रही है। तो 1599 में एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, जो कि अपने आप को मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते थे, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की और 1600s में दिसंबर 31 को क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो इनको चार्टर देती हैं। ठीक है, राइट। किनको चार्टर देती हैं, उस कंपनी का एग्जैक्ट नाम क्या होता है, गवर्नर एंड कंपनी ट्रेडिंग गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस कंपनी को चार्टर प्रोवाइड करती हैं। इस चार्टर में क्या होता है, आप वो समझने की कोशिश करो। 1600 में ये चार्टर मिला है, ठीक है, कब, दिसंबर 31 को। किसने दिया, क्वीन एलिजाबेथ वन ने। ठीक है, क्या है चार्टर में, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स हैं, ठीक है, एंड साथ में है 15 इयर्स की मोनोपोली एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग की। ठीक है, मोनोपोली है 15 इयर्स की। अब आपको समझना पड़ेगा कि 1609 में एक नया चार्टर आता है, और ये 1609 का जो चार्टर है वो एक्सटेंड कर देता है ट्रेडिंग पीरियड इनडेफिनेटली। ठीक है, ये जो मोनोपोली है ये एक्सटेंड हो जाती है इनडेफिनेटली, राइट। इतना आप समझ गए। आपको ये पता है कि जो डच हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किया कि इस वक्त तक वो क्या करने लगे थे, वो इंडोनेशिया में कॉन्सेंट्रेट करने लग गए थे। ठीक है, और इंग्लिश जो है वो ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड थे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश कंपनी। अब देखते हैं कि साउथ और वेस्ट में उन्होंने अपना कैसे फुटहोल्ड बनाया। हमने जब पोर्चुगीज पढ़ रहे थे तो हमने कैप्टन हॉकिंस के बारे में पढ़ा था, जो कि जहांगीर के कोर्ट में आए थे। कब आए थे, 1609 में आए थे जहांगीर के कोर्ट में। इनका एक एम था कि ये सूरत में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर पाए, बट ये सक्सीड नहीं हो पाए क्योंकि ऑपोजिशन था काफ़ी पोर्चुगीज से। ये भी हमने देखा था। नवंबर 1611 में ही लेफ्ट। ठीक है, एंड इन 1611 इटसेल्फ जो इंग्लिश है उन्होंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की फ्रॉम मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ था, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम से ट्रेडिंग शुरू की और लेटर 1616 में मसूलीपट्टनम में वो एस्टैब्लिश कर पाए अपनी फैक्ट्री। ठीक है, मैंने ये कहा कि 1616 में उन्होंने मसूलीपट्टनम पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। क्या मैंने ये कहा कि ये फर्स्ट फैक्ट्री थी, नहीं। फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी, क्या यही थी, क्या कोई और थी,
देखते हैं, ठीक है। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है, ही डिफीटेड द पोर्चुगीज, ठीक है, सूरत पे उन्होंने पोर्चुगीज को डिफीट किया, ठीक है। इससे जहांगीर जो है वो बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने परमिशन दे दी इंग्लिश को इन 1613, किस चीज की परमिशन, टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन एट सूरत, ठीक है। तो कैप्टन बेस्ट जो है उन्होंने डिफीट किया पोर्चुगीज को सूरत पे, और जहांगीर उनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने 1613 में कैप्टन बेस्ट को परमिशन दी कि वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर पाए सूरत पे। अंडर हु, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, अंडर थॉमस एल्डवर्थ। अंडर हुम, अंडर थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है। इसके बाद 1615 की बात करते हैं, ठीक है। 1615 में क्या होता है कि जो सर थॉमस रो हैं वो आते हैं, किस तरीके से आते हैं, एज एन एम्बेसडर आते हैं, ऑफ हुम, ऑफ जेम्स वन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के कोर्ट में ये आए हैं, ठीक है, 1615 में आए हैं, नाम है सर थॉमस रो, और एम्बेसडर किसके हैं, जेम्स वन के, इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। और 1619 तक ये यहां पे रुकते हैं। एक कमर्शियल ट्रीटी जो वो जिस तरीके की चाहते थे उसे कंक्लूड करने में तो वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रिविलेजेस, परमिशंस टू सेट अप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच, इन चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जिस तरीके की कंक्लूड करना चाहते थे ये कमर्शियल ट्रीटी, उसमें तो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच, इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, थॉमस रो की, जो कि एम्बेसडर थे जेम्स वन के कोर्ट ऑफ जहांगीर पे, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश आए, ऑलरेडी इंडिया में डच भी थे, पोर्चुगीज भी थे, ठीक है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो स्मूथ नहीं था, ठीक है। इंग्लिश कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो स्मूथ नहीं था, राइट। बट सिचुएशंस चेंज हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी वो देखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो इंग्लिश कंपनी है उनके फेवर में सिचुएशन आई। कैसे देखते हैं। बॉम्बे जो है दैट हैड बीन गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स टू, किंग चार्ल्स टू को बॉम्बे गिफ्ट हुआ था। कैसे गिफ्ट हुआ था, एज डाउरी व्हेन किंग चार्ल्स मैरिड पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन, ठीक है। तो कैथरीन से जब प्रिंस चार्ल्स टू की शादी होती है तो पोर्चुगीज जो है प्रिंस चार्ल्स को एज डाउरी बॉम्बे गिफ्ट करते हैं, राइट। 1662 में ये होता है शादी, ठीक है। बॉम्बे को जो प्रिंस चार्ल्स हैं लेटर बॉम्बे को क्या करते हैं, वो दे देते हैं टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और एनुअल पेमेंट डिमांड क्या करते हैं, सिर्फ 10 पाउंड्स अ ईयर, ठीक है। 1668 में ये होता है। तो 1662 में किंग चार्ल्स टू के पास बॉम्बे आता है, जो लेटर वो 1668 में EIC को दे देते हैं ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर ईयर, ठीक है। और आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे बॉम्बे लेटर हेडक्वार्टर बनता है ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। और ये जो हेडक्वार्टर है शिफ्ट कहाँ से होता है, सूरत में पहले रहता है और अब बॉम्बे बन जाता है 1687 में, ठीक है। तो 1668 में बॉम्बे इन्हें मिलता है, 1687 में बॉम्बे हेडक्वार्टर बन जाता है, पहले सूरत था अब बॉम्बे बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में अब लड़ाई की सिचुएशन नहीं है, पीस सिचुएशन है। देख रहे हैं ना, मैरिज अलायंस भी है, राइट। तो उस वजह से पीस सिचुएशन भी यहां पे आपको नजर आती है, राइट। एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज भी हमने देख लिया, जब हम डच पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज हुआ,
ठीक है, जहाँ पे डच ने विड्रॉ किया फ्रॉम इंडिया, रिटायर किया फ्रॉम इंडिया, और इंग्लिश ने विड्रॉ किया फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, तो दो राइवल्स से छुटकारा मिल गया था, किसको? इंग्लिश को। इसके बाद आप देखेंगे जब गोल्डन फरमान मिला तो कंपनी की पोजीशन और इंप्रूव हुई। गोल्डन फरमान किसने दिया और कब दिया, ये देखते हैं। 1632 में गोल्डन फरमान इशू हुआ बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा टू हुम? टू इंग्लिश कंपनी। रिटर्न में इंग्लिश कंपनी को क्या पे करना था? 500 पगोडाज अ ईयर। इसके बदले में इंग्लिश कंपनी को क्या मिला? एक प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। तो जो गोलकोंडा के पोर्ट्स थे वहां पे ट्रेड कर सकते थे फ्रीली अब इंग्लिश कंपनी के लोग। इतना क्लियर है? ठीक है, तो बहुत सस्ते में मिल गया, 500 पगोडास पर ईयर के हिसाब से मिल गया, राइट? इतना क्लियर हो गया? एक मेंबर थे मसूलीपट्टनम काउंसिल के, जो ब्रिटिश मर्चेंट भी थे, ठीक है, जिसका नाम था फ्रांसिस डे। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, क्या बोला मैंने? मसूलीपट्टनम काउंसिल के मेंबर थे, ब्रिटिश मर्चेंट थे, फ्रांसिस डे। 1639 में रिसीव्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास। ठीक है, मद्रास में फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की परमिशन किसको मिली? फ्रांसिस डे को मिली। किससे मिली? रूलर ऑफ चंद्रगिरी से मिली। ठीक है, कब मिली? 1639 में। और लेटर उसको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से। ठीक है, और लेटर पहले मसूलीपट्टनम हेडक्वार्टर था और अब ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था वो हेडक्वार्टर बनता है ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया, राइट? देयर आफ्टर आप देखेंगे कि कैसे इंग्लिश ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ईस्ट की तरफ ले जाए और फैक्ट्रीज उन्होंने हरिहरपुर और महानदी डेल्टा बालासोर में शुरू की इन 1633। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है पता चलना कि गोल्डन फरमान किसने दिया, कब दिया? 32 में दिया, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने, राइट? ओके। इसके अलावा यहाँ थॉमस रो को कौन सी परमिशन मिली थी? आगरा अहमदाबाद ब्रोच में 1619 में बाय जहांगीर टू मेक फैक्ट्रीज। सूरत थॉमस एल्डवर्थ के अंडर कैप्टन बेस्ट को परमिशन मिली, राइट, टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री। ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फुट होल्ड इन बंगाल पढ़ते हैं। बंगाल जो है आपको पता है कि ऑलरेडी एक लार्ज प्रोविंस था, रिच प्रोविंस था। ठीक है, बहुत एडवांस था इन ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स में बहुत आगे था बंगाल। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल जो है वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन था किसी भी ट्रेडिंग एजेंसी के लिए, राइट? और जो इंग्लिश प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स हैं उनके लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बंगाल है वो इंपॉर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का। उस वक्त सूबादार यानी गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनका नाम था शाह शुजा, जिन्होंने 1651 में अलाउ किया ईआईसी को टू ट्रेड इन बंगाल और रिटर्न में क्या मांगा? एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज। ठीक है, हुगली में फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कब शुरू हुई? 1651 में। ठीक है, और भी जगह थी जहां पे शुरू हुई, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, राजमहल, राइट? लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्पाइट दीज प्रिविलेजेस, डिस्पाइट ये जो प्रिविलेजेस जो 3000 रुपीज के बदले मिल रही थी ईआईसी को, कंपनी को बेसिकली, फिर भी उनके काम में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन थे।
जो कस्टम ऑफिसर्स थे, लोकल चेक पोस्ट थे, वो पेमेंट मांगते थे, टोल्स मांगते थे। ठीक है, इसलिए जो कंपनी है वो चाहती थी कि उनकी जो सेटलमेंट हो हुगली में उसको फोर्टिफाई किया जाए। ठीक है, सो दैट वो फोर्स यूज कर पाए एज एंड व्हेन नेसेसरी। राइट। विलियम हेड्स जो थे वो फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ कंपनी थे इन बंगाल। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, फर्स्ट एजेंट। ठीक है, बंगाल इज WB, तो फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर वाज WH, विलियम हेड्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपील किया तो शाइस्ता खान जो उस वक्त बंगाल में गवर्नर थे, मुगल गवर्नर थे बंगाल में अगस्त 1682 में, कि वो इन ग्रीवेंसेस का सोल्यूशन निकालें। लेकिन कुछ हुआ नहीं और हॉस्टिलिटीज जो है इंग्लिश और मुगल्स के बीच में शुरू हो गई। राइट। 4 साल बाद हुगली वाज सैक्ड बाय इंपीरियल मुगल्स in 1686. Important to remember. Mughals sacked Hooghly in 1686. और इसके रिटर्न में ब्रिटिश ने क्या किया, दे retaliated by capturing imperial forts at Thana, raiding Hijli in East Midnapur and storming the Mughal fortification. कहाँ पे, बालासोर में। ठीक है, तो जब उनके बीच में सिचुएशंस खराब हुई, शाइस्ता खान को विलियम हेड्स ने अपनी ग्रीवेंस सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, जिस वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर मुगल्स ने सैक किया हुगली इन 1686। राइट। एंड इंग्लिश ने रिटेलिएट किया, कैसे, बाय कैप्चरिंग फोर्ट एट थाना, रेडिंग हिजली इन ईस्ट मिदनापुर एंड स्टॉर्मिंग मुगल फोर्टिफिकेशन एट बालासोर। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश जो है उनको फोर्स किया गया कि वो हुगली को छोड़ें एंड उनको एक अनहेल्दी लोकेशन पे सेंड किया गया। रिवर गंगा के माउथ पे था वो लोकेशन जहां पे उन्हें सेंड किया गया। राइट। एक और बात आपको मैं बता देती हूँ कि आफ्टर द रेड ऑफ हुगली, जब हुगली पे रेड हुई मुगल की, उसके बाद जॉब चारनॉक नाम के एक कंपनी एजेंट हैं जिन्होंने शुरू किया नेगोशिएशंस विद मुगल्स ताकि वो रिटर्न कर पाए टू अ प्लेस सुतानुती। ठीक है, जॉब चारनॉक ने, जब मुगल्स ने रेड किया हुगली पर, उसके बाद जॉब चारनॉक जो कि एक कंपनी एजेंट थे, उन्होंने नेगोशिएशन शुरू की विद मुगल्स सो दैट वो अपनी सेटलमेंट रिटर्न कर पाए, कहीं उस प्लेस पे जा पाए। किस प्लेस पे जा पाए, सुतानुती पे जा पाए। ठीक है, और इस वजह से उन्होंने साइन की ट्रीटी विद मुगल्स इन 1690। राइट। इसलिए इंग्लिश फैक्ट्री एक एस्टैब्लिश हुई कब, 1691 में। ठीक है, और इसी दिन एक इंपीरियल फरमान जो है इशू हुआ, परमिटिंग इंग्लिश टू कंटिन्यू their trade in Bengal on payment of rupees 3000 a year. ठीक है, February 10th 1691। राइट, इतना क्लियर है। जॉब चारनॉक का पता चल गया, सुतानुती, फिर फैक्ट्री 1691। राइट, इंपीरियल फरमान इसी दिन मिला, February 10th 1691 को, जो 3000 के बदले सारी फैसिलिटीज इनको दे रहा था, इंग्लिश को। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आपको जमींदार पता होना चाहिए कि जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के थे, जिनका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह एक जमींदार थे फ्रॉम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने रिबेल किया। ठीक है, और रिबेल करने की वजह से एक इन्होंने रीजन दे दिया टू मुगल्स, जो कि वो ढूंढ रहे थे, टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट एट सुतानुती। राइट, 1696 में।
और इन 1698 जो इंग्लिश हैं वो सक्सीड हो गए इन गेटिंग परमिशन टू बाय जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस, और 3 विलेजेस की उनको जमींदारी मिल गई, सुतानुती की, गोबिंदपुर की एंड कालीघाट की। तो इन तीनों जगहों की उनको जमींदारी मिल गई फ्रॉम देयर ओनर्स। और किस 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 अमाउंट के बदले मिली? सिर्फ ₹1200 के अगेंस्ट मिल गई। राइट? इतना क्लियर है? इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद बंगाल ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फोर्ट विलियम्स 1700 में बना, जो कैलकटा प्रेसिडेंसी का सीट बना। ठीक है? और फोर्ट विलियम्स के कैलकटा प्रेसिडेंसी के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सर चार्ल्स आयर। इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। इतना क्लियर है? राइट? फारूक सियार के फरमान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? एक्चुअली 1715 में एक मिशन लेड बाय जॉन सरमन, ठीक है, ये गया फारूक सियार के पास उनके कोर्ट में, जो कि मुगल एम्परर थे, और 3 फेमस फरमान्स उन्होंने लिए, जिस वजह से कंपनी को बहुत सारे वैल्यूएबल प्रिविलेजेस मिले। कौन सी 3 जगह पे? बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। BGH से याद रखना है। फारूक सियार फरमान जो है, जो कि जॉन सरमन को 1715 में मिले, उससे 3 प्रिविलेजेस, 3 जगहों पे प्रिविलेजेस मिली कंपनी को, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद में। टर्म्स अगर आप देखें, ठीक है, इसको ऑफकोर्स मैग्ना कार्टा कंसिडर किया जाता है कंपनी का। टर्म्स अगर आप देखें तो बंगाल में कंपनी जो है, इन बंगाल द कंपनीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम्स। ठीक है? सिर्फ एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज उनको देना था। ठीक है? कंपनी वॉज परमिटेड टू इश्यू दस्तक्स, पासिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रहे हो कि आप दस्तक इशू कर सकते हो, जो कि पासिस हैं। द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कैलकटा, तो एक तरीके से टेरिटरी भी उनको मिल रही है अब। हैदराबाद में जो कंपनी है, इट कुड रिटेन इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज फ्रॉम फ्रीडम ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज नहीं देने थे इन ट्रेड, एंड हैड टू पे प्रिवेलिंग रेंट ओनली फॉर मद्रास। सूरत में एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज में EIC को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था फ्रॉम लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज। ठीक है? इट वॉज डिक्लेयर्ड कि जो कॉइन्स हैं ऑफ कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे were to have currency over the whole of Mughal empire. Can you imagine the privilege कि कोई तीसरा कोई इंसान आया है देश में, ठीक है, और मुगल एम्पायर जो है पूरा इंडिया भी कवर नहीं कर रहा है, फिर भी जो ये कंपनी है वो आती है, वो मिंट करती है अपनी कॉइन बॉम्बे में, और बोला जाता है कि ये जो करेंसी है ये पूरे मुगल एम्पायर में ये चलेगी। कैन यू इमेजिन? तो फारूक सियार का फरमान जो है, इट वाज एक्चुअली, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके का यू नो एडवांटेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है। ठीक है? इसके अलावा और भी चीज़ें थी, वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपके स्पेक्ट्रम में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ही ख़त्म करूँगी। ठीक है? इसलिए फारूक सियार का फरमान जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दस्तक्स, राइट? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको पता चलेगा कि ये एडवांटेजेस कितनी थी ये। ठीक है? फरमान। ओके? अपनी फ्लैटरी और डिप्लोमेसी से
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने और भी ज़्यादा कंसेशंस और भी ज़्यादा अथॉरिटी ट्रेडिंग कंसेशंस उन्होंने मुगल एम्परर्स से ले लिए. ठीक है. पर पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड पूरे कंट्री में ट्रेडिंग के एडवांटेजेस को लेने के लिए उनको एक और अपने ट्रेडिंग एनिमी का सामना करना था जो कि थे फ्रेंच. फ्रेंच को एक्सपेल करना बहुत इंपॉर्टेंट था. फ्रेंच के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. बिफोर दैट मैं चाहती हूँ आपके जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें एक टेबल दिया हुआ है. वो टेबल आप रीड ज़रूर कीजिए. वो टेबल चाहिए तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी. वो टेबल आपको पता होना चाहिए. ठीक है. वो एक्चुअली में क्रोनोलॉजी ऑफ थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है. वो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. अब देखते हैं मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज. इंग्लिश रेवोल्यूशन जब हुआ 1688 में, तो जो विक्स थे उनके इन्हांस्ड इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने ईआईसी को अपोज किया. ठीक है. 10 एक राइवल कंपनी बनाई. ठीक है. और इनके जो एम्बेसडर हैं वो थे सर विलियम नॉरिस. ठीक है. और ये एम्बेसडर किसके कोर्ट में गए? औरंगजेब. 1701 से 1702 जिनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले. ठीक है. लेकिन ये जो न्यू कंपनी थी ये फेलियर प्रूव हुई और क्राउन और पार्लियामेंट के प्रेशर के अंदर दोनों कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी और ये कंपनी को अमेलगेमेट किया गया, जोड़ दिया गया इन 1708. ठीक है. 1708 को इन दोनों कंपनीज को जोड़ दिया गया और नाम दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड. यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज. ये तो आपको पता है ईस्ट इंडीज है. ईस्ट इंडीज में ही ट्रेड करने आ रहा है. ये थी ईआईसी फ्रॉम 1708 टू 1873. ठीक है. इस कंपनी के साथ जुड़ के ये ईआईसी बनी थी 1708 से लेके 1873 तक, जिसने पॉलिटिकल पावर गेन किया इन इंडिया. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. आपको पता ही है. फ्रेंच पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. टिल देन ऑल द बेस्ट.